चलिए तो बुलेटिन की कर देते हैं शुरुआत और उन तस्वीरों के साथ जो पूरे दिन आज सुर्खियों में रही, चर्चा में रही। उन तस्वीरों में जो एक बड़ा संदेश देती हैं और उन तस्वीरों से भी जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। शुरुआत करते हैं अहमदाबाद हादसे की एक नई तस्वीर के साथ। आपको दिखा भी देंगे तस्वीर अपनी इस स्क्रीन पर। देखिए जरा पहले लाल घेरे के अंदर वो तस्वीर जो धीरे धीरे करके अब बाहर आ रही है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। जो प्लेन क्रैश हुआ था, किस तरह से ये देखिए रेलिंग से कूद रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी हां, 12 जून को हुए इस हादसे में विमान आग का गोला बनकर नीचे गिरा था और ये विमान जो है मेडिकल कॉलेज के जिस हॉस्टल पर गिरा था उसमें कैसी अफरा तफरी मची थी, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसी तस्वीर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आग से बचने के लिए छात्र और कर्मचारी इमारत से कूद रहे हैं। आसमान से मौत बरस रही थी और इमारत में मौजूद लोग किस कदर बेबस थे, खौफ में थे, आप देखिए। और खुद को बचाने की किस तरह से जद्दोजहद और ये कोशिश, उसी का ये नतीजा। और ये देखिए लाल घेरे के अंदर। ये तो बात हो गई एक तस्वीर की। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब दूसरी तस्वीर कहां की है? गुजरात के भावनगर की है, जहां बरसात इतनी तेज हुई कि कई वाहन तेज धार में बहने लगे। पहले ये देख लीजिए, ये बारिश का पानी है। ये देखिए, ये दरअसल ये जो गाड़ी वाड़ी जो देख रहे हैं आप, ऑटो, ये कोई चला नहीं रहा, ये तेज धार में बह रही है अपने आप। ये तस्वीर है। नीला ड्रम भी है। नीले ड्रम से आपको कहानी भी बताएंगे, आपको भी पता होगी, वायरल खबर भी है। नीला ड्रम यानी कि डर हो जाता है। चलिए, ये तस्वीरें आपको हमने दिखा दिया और बता दिया। ये भावनगर जिले के सीहोर में भारी बारिश के कारण पूरे गांव में पानी घुस गया। पूरा इलाका जलमग्न है। जहां तक आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा, सीहोर और उसके ऊपरी इलाकों में देर तक मूसलाधार भारी बारिश के बाद कहीं कोई रास्ता नहीं बचा जिससे होकर लोग निकल सके और दूर दूर तक सड़कें बरसाती नदियों या तालाब में ही तब्दील नजर आए। ये देखिए, तिनके की तरह ये ऑटो, ये तमाम जो आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, ऑटो वाले, ये सीधा आपको पानी के साथ साथ बह गए। आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। ये 2 तस्वीर हो गई। आज दिन की तीसरी तस्वीर कहां से? केरल से, जहां कासरगोड में बहुत बड़ा भूस्खलन हो गया। सड़क के किनारे मिट्टी का एक बड़ा सा हिस्सा पल भर में भर भरा कर नीचे गिर गया। देखिए जरा पहले तस्वीर देखिए। केरल है ये, यहां लैंडस्लाइड, लोग भाग रहे हैं दहशत में भी। कुदरत का कहर कब क्या हो जाए मालूम नहीं। अफरा तफरी मच गया। कुछ लोगों ने इस हादसे का वीडियो जो वहां मौजूद थे बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, हम दिखा रहे हैं। इलाके में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही और जिसके बाद नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़क पर फैल गया जिससे कुछ देर तक आवाजाही पर असर पड़ा। ये रूट जो है वो बाधित रहा। ये तस्वीर आपने देख ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 तस्वीरें आपको हमने दिखा दी। खबरें पूरी विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज दिन की जो हर जगह से तस्वीरें आई हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आपको वो दिखा दे। आप जानना भी चाह रहे होंगे, देखना भी चाह रहे होंगे। अब महाराष्ट्र के अमरावती में एक अजीब घटना सामने आई। वहां बिजली विभाग के दफ्तर में 2 युवकों ने पेट्रोल छिड़क दिया, आग लगा दी। हुआ यूं कि परेशानियों को लेकर रेवसा इलाके के लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों के फोन नंबर हर बार बंद मिले और इसके बाद स्थानीय लोग बिजली विभाग के दफ्तर जा पहुंचे और वहां भी जवाब नहीं मिला और इसी पर 2 युवकों ने दफ्तर के अंदर टेबल पर पेट्रोल का छिड़काव कर दिया और आग लगा दी। पब्लिक परेशान है तो कोई समाधान निकलना चाहिए, लेकिन हमारा यह मानना है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आप भी ना लें, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि देखिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए आपको FIR आपके खिलाफ हो जाती है, आपको जेल जाना पड़ता है, आपकी पूरी परेशानी वहां से बढ़ जाती है। समाधान निकलना चाहिए और अधिकारी अगर सुन रहे हैं तो वो भी सुने कि समस्या का समाधान करें। ये नौबत ना आए कि किसी की भी जिंदगी खतरे में पड़े, आपकी भी। चलिए, ये हो गई ये तस्वीर। अब जरा बढ़ जाते हैं आगे। ये तस्वीर कहां से होगी? कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक में भाषा को लेकर विवाद की और घटना सामने आ गई है। देखिए, बेंगलुरु में ऐसी एक घटना सामने आई है। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए जरा, इसमें एक बुजुर्ग शख्स आपको नजर आ रहे हैं। ये दुकान के साइन बोर्ड को अंग्रेजी के बजाय कन्नड़ में लगाने के लिए कह रहे हैं। अब इस मुद्दे पर स्टोर की जो मालिक हैं, महिला हैं, और बुजुर्ग के बीच बहस हो जाती है जोरदार। बुजुर्ग शख्स बार बार कन्नड़ में बोर्ड लगाने की बात करता है और महिला अपनी बात पर कायम है। बुजुर्ग का कहना है कि नियम के मुताबिक बोर्ड के 60% हिस्से में स्टोर का नाम कन्नड़ में होना चाहिए। जरा सुन लीजिए और तस्वीर फटाक से देख लीजिए। Torturing me to change the board to Kannada. Already my board is having Kannada and he is torturing. Who are you to tell me? I will public. I Karnataka. Karnataka. I will also. I know Karnataka.
चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। देखिए 12 जून को अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें देश ने कैप्टन सुमित सब्रवाल को खो दिया। इसके अलावा केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में कैप्टन राजवीर सिंह चौहान की भी जिंदगी खत्म हुई। आज इन दोनों पायलट्स का अंतिम संस्कार हुआ है। दोनों कप्तान को आखिरी सलामी दी गई है और इसके अलावा आपको उन दो क्रू मेंबर्स की अंतिम विदाई भी हम दिखाएंगे, उनकी तस्वीर दिखाएंगे जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी फ्लाइट में सवार थी। पहली रिपोर्ट। कांपते हाथों से अपने बेटे को अंतिम विदाई देते इस पिता की तस्वीर जिसने देखी वो रो पड़ा। मुंबई का पवई, इसी घर में कभी कैप्टन सुमित सभरवाल अपने पिता की उंगलियां पकड़कर दौड़े होंगे। बाप और बेटे के ठहाके गूंजे होंगे। अहमदाबाद विमान हादसे ने एक अनुभवी पायलट की जिंदगी छीन ली। 88 वर्ष के एक बाप से उसके बेटे को छीन लिया। बहुत ही पोलाइट रिस्पेक्टफुल पर्सन, सबको आशीर्वाद देते थे शाम को और सब लोग पैर छूते थे उनके। बड़े हम लोग भी जैसे हमारे मैं सेम उम्र के हम लोग तो पैर छू लो इनके, इतने आशीर्वाद देते थे सबको। बहुत ही पोलाइट थे। उनके बेटे भी बिल्कुल ऐसे थे और जब वो फ्लाइंग नहीं करते थे तो शाम को अपने पिताजी को घुमाने ले आते थे। एक दिन पहले शाम के टाइम पे वो अपने पिताजी को घुमाने लेके गए थे, है ना। तो हम लोग यहीं कॉलोनी में मिले और बातचीत की, कुछ नहीं। अगले दिन व्हेन माय हस्बैंड वेंट फॉर अ वॉक ही सेड कि मैंने उनको अकेला देखा। तो दैट वाज द टाइम वी न्यू दैट ही हैज़ गॉन ऑन द फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट पे गए हैं, पता लगा और शाम को कहने लगे मैं अकेला हूँ, कोई बात नहीं, घूम रहा हूँ करके। एंड अगले दिन सुबह में ये खबर, दोपहर के टाइम पे ये खबर आ गई थी। दोपहर के टाइम पे दैट एक मीन्स 48 आवर्स पहले वी हैव मेट हिम वेरी क्लोजली, वेरी नाइसली। ये कैप्टन सुमित की सहजता और उनका मिलनसार स्वभाव ही था कि उन्हें अंतिम बार विदाई देने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों का हुजूम उमड़ आया। ये तो सबसे अच्छे हम लोग के मतलब क्या बोलते हैं, जैसे आते दो तीन मिनट के लिए कैसे हैं, सबसे एकदम पोलाइटली बात करते थे और डाउन टू अर्थ। मतलब ऐसे हवा नहीं थी उनके दिमाग में कि मैं कैप्टन हूँ वगैरह ऐसे, पर बहुत ही अच्छा नेचर था उनका। मतलब सबसे, मेरे से ही नहीं, सारे स्टाफ से बड़े पोलाइटली बात करते थे। कैप्टन सुमित के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चकाला के इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में लाया गया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जी हां, तो 12 जून को एयर इंडिया के जिस ड्रीम लाइनर विमान में हादसा हुआ उसको बचाने के लिए कैप्टन सुमित सब्रवाल ने पूरी कोशिश की। वो कोशिश कामयाब होती तो हमें दुख और शोक में डूबी ये रिपोर्ट आपको दिखानी नहीं पड़ती। ऐसी खबर आ रही है कि प्लेन का आरएटी यानी रैट सक्रिय हुआ था। रैट सक्रिय होने से होता क्या है ये जानना जरूरी है। आपको कुछ डिटेल्स हम दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आइए अब समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि वो रैट होता क्या है। किसी भी विमान को किसी हादसे से बचाने का ये अंतिम रास्ता होता है, विकल्प ऑप्शन। रैट आरएटी यानी रैम एयर टरबाइन, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर का इमरजेंसी स्रोत होता है, सोर्स। जब बाकी सोर्स नाकाम रहते हैं तो रैट अपने आप कार्य करता है। हालांकि आधुनिक विमानों में इसका अंदेशा बहुत कम है। रैट 3 स्थितियों में काम करता है। जब हाइड्रोलिक पावर बिल्कुल काम ना करे, ये देख भी पा रहे हैं, साथ साथ आपको समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं। और दूसरा कि इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाए, और जब दोनों इंजन फेल हो जाए, विमान की मुख्य बैटरी रैट को चालू करती है। रैट में एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर और हाइड्रोलिक पंप होते हैं। रैट की प्राथमिकता है हाइड्रोलिक पावर देने की होती है और इंजन के बगैर विमान एक ग्लाइडर जैसा होता है। रैट आरएटी विमान को बचाने की आखिरी कोशिश आप समझ लीजिए। और अब इस सवाल का जवाब कि क्या अहमदाबाद के विमान हादसे में दोनों इंजन के फेल होने के बाद रैट सक्रिय हुआ था? कुछ डिटेल्स अब खबरें यह आ रही हैं कि उस विमान में हो सकता है कि रैट सक्रिय हुआ हो, क्योंकि आप प्रोपेलर की अलग सी घनघनाहट आई। ये आपको हम दिखा रहे हैं, प्रोपेलर की अलग सी घनघनाहट आई। देखिए, ये सब कुछ आपने तस्वीर तो देखी होगी, लेकिन इसकी डिटेल्स। रैम एयर टरबाइन की स्पष्ट आवाज। जी,
रैम एयर टरबाइन यानी रैट साफ साफ दिख रहा है, और रैट की सक्रियता यानी पूरी तरह इंजन या इलेक्ट्रिकल नाकामी को दर्शाता है, यानी दोनों इंजन्स के फेल होने की तरफ यह इशारा भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में एयर होस्टेस मैथिली पाटिल और श्रद्धा धवन की भी जिंदगी खत्म हो गई। दोनों बेहद कम उम्र की थीं। दोनों ने अभी भविष्य के लिए देखे गए सपनों की उड़ान शुरू भर की थी। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों की अंतिम विदाई में क्या माहौल रहा होगा। खबर हम जब बताते हैं तो इसको हम महसूस करते हैं। आप जब ये समाचार देख रहे हैं तब भी महसूस करते होंगे, लेकिन उनको जरा समझिए जिन्होंने अपनों को खो दिया, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाली एयर होस्टेस मैथिली पाटिल का पार्थिव शरीर महाराष्ट्र के पनवेल पहुंचा तो शोक का समंदर फैल गया। बाईस साल की मैथिली पाटिल पनवेल के नवाहा गांव की रहने वाली थी। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मैथिली के अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। मैथिली के परिवार में माता पिता, 2 बहनें और 1 भाई है। वो माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मुश्किल आर्थिक हालात में पढ़ाई पूरी करके एयर होस्टेस बनी थी। बचपन से ही मैथिली का सपना एयर होस्टेस बनने का था। उधर अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाली क्रू मेंबर श्रद्धा धवन को भी अंतिम विदाई दी गई। मुंबई के मुलुंड में श्रद्धा की सोसाइटी में उनके जानने वालों की भीड़ लग गई। आसपास के नागरिक भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अब आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां कैप्टन राजवीर को अंतिम विदाई दी गई। कैप्टन राजवीर की जान उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गई जो केदारनाथ में हुई है। जयपुर की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। यह है पति की तस्वीर को सीने से लगाए आर्मी की वर्दी पहने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान। दीपिका लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की पत्नी है। राजवीर सिंह उस हेलीकॉप्टर के पायलट थे जो 15 जून को उत्तराखंड के केदारनाथ में क्रैश हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान भी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। वो इस अंतिम यात्रा में वर्दी में शामिल हुई। राजवीर का पार्थिव शरीर जयपुर लाए जाने के बाद दीपिका फूट फूट कर रो पड़ी और कलेजे को कठोर करके उन्हें सैल्यूट भी किया। 4 महीने पहले ही राजवीर 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। बहुत दुखद घटना है। मैं तो इनके ससुराल पक्ष से हूँ। ये मेरी बहन है, इनकी वाइफ है, वो कजन है। और बहुत दुखद घटना है। इतने बढ़िया स्वीट नेचर के रहे हैं कि बस पूछो मत। बहुत ज्यादा और इतने खुशी का माहौल होता। 14 साल बाद इनके 2 बच्चे हुए हैं, ट्विंस। और प्रोग्राम 23 तारीख का था। बहुत दुखद घटना हुई है साहब। राजवीर सिंह चौहान 15 सालों तक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रहने के बाद रिटायर हुए थे और उसके बाद एक प्राइवेट एविएशन कंपनी में बतौर हेलीकॉप्टर पायलट काम शुरू किया था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। विमान दुर्घटना की खबर आपको हम पहुंचा रहे हैं, तो विमान दुर्घटना से जुड़ी एक खबर आ रही है, बड़ी खबर। देखिए, एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों के बेड़े को डीजीसीए की क्लियरेंस मिल चुकी है। डीजीसीए का कहना है कि विमानों का बेड़ा बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। 24 ड्रीम लाइनर्स में नहीं मिली चिंताजनक कोई भी बात। अब 35 में से 24 विमानों को क्लियरेंस दिया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, अभी इस वक्त आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, दर्शकों को अपडेट करें। जी देखिए बिल्कुल
आज डीजीसीए की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और 5 मेजर इश्यूज पे उनके साथ चर्चा की गई है जिसमें आपने जिक्र किया कि फ्लीट सेफ्टी का जितने भी 787 बोइंग ड्रीम लाइनर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के चल रहे हैं उन सब की सेफ्टी पर चर्चा की गई और उनमें से ज़्यादातर, चूंकि आपको याद होगा कुछ दिनों 2 दिनों पहले ही डीजीसीए ने कहा था कि जितने भी ड्रीम लाइनर हैं और जो बोइंग विमान है एयर इंडिया के उन सब की सेफ्टी ऑडिट की जाएगी। उनमें से ज़्यादातर की जो सेफ्टी ऑडिट है वो सही पाई गई है और इसलिए जो डीजीसी की ओर से बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी मेजर सेफ्टी कंसर्न बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 787 में नहीं पाई गई है। इसका मतलब ज़्यादातर जहाज़ों को सेफ्टी क्लियरेंस दे दिया गया है। इसके बाद इसके अलावा कुछ और भी बड़े मुद्दे थे एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़े हुए, खासकर उसके मेंटेनेंस को और मेंटेनेंस में हो रही देरी से को लेकर उसको डीजीसीए ने रेखांकित किया है और कहा है कि इन बातों में कोताही नहीं होनी चाहिए। तो एक तो बोइंग 787 के जो ज़्यादातर जहाज़ हैं उनको सेफ्टी क्लियरेंस दे दिया गया है, लेकिन ये हिदायत दी गई है कि मेंटेनेंस में जो देरी की जाती है, जो दिक्कतें आती हैं, उसको तुरंत दूर किया जाए। ठीक है, लेकिन कहीं प्रशांत जल्दबाजी तो नहीं है, क्योंकि अनन फानन में किसी की भी जिंदगी दांव पे नहीं होनी चाहिए और इतनी जल्दी क्लियरेंस मिलना भी, हालांकि हम देख पा रहे हैं कि जो और भी कई विमान हैं वो एयर इंडिया की स्पेसिफिक हम बात नहीं कर रहे हैं, देख सकते हैं कि कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कहीं कोई खामी हो रही है, कहीं चिंगारी निकल रही है, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो या फिर डोमेस्टिक। तो इस हिसाब से हम पूछ रहे हैं ताकि यात्री भी, क्योंकि देखिए जिसकी जिंदगी चली गई है उसको वापस तो कोई लेकर नहीं आ सकता, चाहे जितना मुआवजा दे दीजिए। तो आसपास अभी जितने भी लोग हैं जो एयर ट्रेवल करना चाहते हैं या करते हैं वो अभी खतरा महसूस तो करते हैं, एक डर की बात उनके मन में जरूर है। प्लीज अनम्यूट करिए, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही। प्रशांत, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज बिल्कुल पूरा भारत सुन रहा है। जी जी मेरी आवाज जी जी मैं अब यही कह रहा था कि डीजीसीए ने 2 दिनों पहले ही एक बैठक बुलाई थी और ये कहा था कि जितने भी खासकर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की भी बात हो रही है, क्योंकि उसी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो उन सभी जहाज़ों की सेफ्टी ऑडिट की जाए। तो पहला काम तो वो किया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि जल्दबाजी में इन जहाज़ों को सेफ्टी क्लियरेंस दिया गया है, लेकिन डीजीसीए के सूत्रों का कहना है कि काफ़ी देखभाल करके और जितने जहाज अभी तक जो सेफ्टी ऑडिट की गई है उनमें से काफ़ी को सेफ्टी क्लियरेंस दिया गया है, लेकिन अभी वो प्रक्रिया चल ही रही है, यह बताना जरूरी है। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर दर्शकों को विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए उनको। चलिए, यह बात हो गई डीजीसीए में जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, हमने आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया। लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 163 यात्रियों के डीएनए की मैचिंग यानी मिलान हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार इस इंतजार में बैठे हैं कि उनके अपनों का पता कब चलेगा। इस बीच हादसे वाली जगह पर मानव अंगों का मिलना अभी जारी है, जो बेहद अफसोसजनक है। तस्वीर अहमदाबाद हादसे को 5 दिन हो गए, लेकिन अभी भी उस जगह से मानव अंगों के अवशेष मिलने का सिलसिला जारी है, जहां विमान आग का गोला बनकर गिरा था। मैं इस वक्त मेडिकल कॉलेज, जो बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके कैंपस में हूं और यहां पर अभी खबर आई है कि इस मलबे में एक इंसानी जो हाथ है वो मिला है, तो उसी के वजह से अभी एम्बुलेंस गई है और फिर उस अंग के अवशेष को लाया जाएगा और फिर डीएनए का टेस्ट किया जाएगा। डीएनए टेस्ट किया जाएगा ताकि मानव शरीर के इस अवशेष को उसका सम्मान और अधिकार दिया जा सके। इस बीच 15 साल के बच्चे आकाश के शव का भी डीएनए मिलान हुआ। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पास आवाजाही शुरू होने के बाद हम उस जगह पर पहुंचे जहां आकाश की मां यानी सीताबेन की चाय की रेहड़ी हुआ करती थी। सीताबेन उस वक्त थी कहां पर? सीताबेन की जो चाय की टपरी थी, जहां पर वो चाय बनाती थी, वो इस जगह पर थी। ये आप देखिए, ये इस जगह पर थी, यानी ये जो क्रेन आपको दिख रही है उसके ठीक पहले
इस टपरी पर सीताबेन थी जो कि चाय बना रही थी, और इसी के अंदर मेडिकल के कैंपस में जहां नोज जो विमान का गिरा उसका भी मलबा आप देख सकते हैं, उस जगह पर आकाश पिलानी 15 साल का जो बच्चा था वो वहां पर सो रहा था। तो अचानक जब जो पार्ट गिरा विमान का और तेजी के साथ में आग का गोला बन गया, तो वो उस जगह पर आकाश पिलानी था और उसकी जलकर मौत हो गई। और इसी गेट से फिर जो है वो विश्वास निकलते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। और इस बीच देखिए, विमान हादसे के बाद 40 मजदूरों की एक टीम पुलिस के साथ मिलकर हादसे वाली जगह को खंगाल रही है। गुजरात पुलिस ने सोमवार को विमान हादसे में मारी गई वीना वेन के कंगन और सोने के गहनों को उनके परिजनों को सौंपा है। रिपोर्ट देखिए। अक्षय, कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हो और कल खबर आई कि तमाम सारे जो मूल्यवान चीजें हैं उनको भी आप लोगों ने खोज के दिया? ऐसे हम 5-6 दिन से काम कर रहे थे, तो जो कल काम कर रहे थे उनमें से हमने चेन निकाली, मंगलसूत्र भी निकाला, 2-3 घड़ियाँ भी निकाली और अंगूठियाँ भी निकाली, स्मार्टफोन भी निकाले, कवर्स भी निकाले और बॉडी भी थी, एक हाथ था ऐसे वगैरह वगैरह, वो सब निकाला। मलबे में दबा था सब कुछ, मलबे में ढूंढ के निकाला सब लोग सब ऊपर ही थे। अच्छा अक्षय, इतना कीमती सामान है, कभी आपको वो नहीं आया कि नहीं, लालच नहीं, कभी जिंदगी में लालच नहीं। लालच बुरी बला है। बुरी बला है? सही यार, मेहनत करके खाते हैं, आराम का नहीं। क्या बात है। ये देखिए, ये है अपना भाई जो कह रहा है कि लालच बुरी बला है, मेहनत करके खाते हैं। और ऐसे ही लोगों के मेहनत का नतीजा है, ईमानदारी का नतीजा है कि बहुत सारे जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, बहुत सारे जो मूल्यवान सामान हैं, वो लगातार गुजरात पुलिस हैंडओवर लोगों को कर रही है। तो ये तो बात होगी अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, उससे जुड़ी पूरी अपडेट आप सभी तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। ईरान और इजराइल के बीच 5 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध रुकने के आसार तो अभी लग नहीं रहे हैं। उसमें तबाही दोनों देशों की हो रही है। हालांकि इजराइल हमेशा दावा कर रहा है कि हम तो भारी पड़ ही रहे हैं, लगातार अटैक भी कर रहा है, उसने कह भी दिया है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वही कुछ कर भी रहा है। लेकिन उस पर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ईरान की भीषण तबाही का अल्टीमेटम भी दे रही है। लेकिन ईरान में भारत का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। वो कोई कारोबार या फिर कूटनीति का मामला नहीं है, मामला है वहां पढ़ रहे हमारे हिंदुस्तानी छात्रों को वापस सही सलामत हिंदुस्तान लाने का। Getting relocated to Tehran outskirts. इतनी अनसर्टेनिटी है कि आगे हमें नहीं पता आगे हमें क्या कर रहे हैं या कहाँ ले रहे हैं। 125 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत से नॉर्थ के हैं। 5 दिन से लगातार हो रहे इजराइल ईरान युद्ध में फंसी है हजारों हिंदुस्तानियों की जान। एक तरफ इजराइल लगातार ईरान के कई शहरों पर लगातार धमाके कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए ईरान में लोग सड़कों पर भागे भागे फिर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल आज भारत सरकार के सामने भी है, ईरान में रहने वाले छात्रों को बचाने का, वापस सही सलामत लाने का। हम कंटिन्यूस कांटेक्ट में एम्बेसी, इनफैक्ट हमारे साथ जो यहाँ पे कुछ हर यूनिवर्सिटी के साथ या हर एक ग्रुप के साथ एम्बेसी का कोई ना कोई ऑफिशियल जरूर आया हुआ है साथ, और वो हमारे साथ रह रहा है। तो मसला ये है कि जो कम्युनिकेशन लैग है इस वक्त, ना उन्हें पता है कि आगे क्या करना है, ना वो हमें बोल पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो मसला ये है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि आगे हमें नहीं पता आगे हमें क्या कर रहे हैं या कहाँ ले रहे हैं। 125 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बहुत से नॉर्थ के हैं। कर्नाटका के अराउंड 9 स्टूडेंट्स आर देयर विद हर। 9 स्टूडेंट कर्नाटका के हैं, बाकी के पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से बच्चे मौजूद हैं वहाँ पे। उनको सेफ रिलोकेट तो कर दिया गया है, लेकिन अभी बहुत बच्चे परेशान हैं वहाँ।
अगर ईरान ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई, तो इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमले में ईरानी आर्मी चीफ और अयतुल्लाह खामनेई के सबसे करीबी अली शादबानी मारे गए हैं। लेकिन नेतन्याहू उससे आगे ये कह रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनेई की जान लिए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this. इतनी भीषण जंग के बीच अपने छात्रों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसके लिए भारत का प्लान आर्मेनिया के रास्ते अपने छात्रों को लौटाने का है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ओरमिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे करीब 110 भारतीय छात्र आर्मेनिया की सीमा पार कर सुरक्षित निकाले गए हैं। इन छात्रों में करीब 90 छात्र जम्मू कश्मीर घाटी से हैं, जो आर्मेनिया से भारत के लिए उड़ान भरेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। दरअसल दिक्कत ये है कि इजराइल और ईरान के जंग में एयर स्पेस बंद होने की वजह से हवाई यात्रा अस्त व्यस्त हो गई है। ईरान का आसमान पूरी तरह से बंद है, जबकि इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। इस बीच ट्रंप ने ये कहकर ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है कि ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। I've spoken to everybody. Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no. And the 61st, you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch, and as I've been saying, I think a deal will be signed or something will happen. But ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को एटमी पावर बनने नहीं देंगे। इस बीच खामनेई के तेवर भी ढीले पड़ने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने खाड़ी देशों से कहा है कि वो ट्रंप को समझाएं इस बात के लिए कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और देखिए, इस बीच अमेरिका को लगता है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, इसलिए उसे रोकना बेहद जरूरी है। और जिस तरह अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक बीच में छोड़कर वाशिंगटन डीसी लौट गए, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका कुछ बड़ा, इनफैक्ट बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। देखिए, अब आपको हम मिलवाएंगे रोबोटिक म्यूल से। एक ऐसा सैनिक है जो बिना किसी इंसानी दखल के देश की सीमा पर तैनात है। ये ना सिर्फ दुश्मन पर फायर कर सकता है, बल्कि सरहद पर निगरानी भी करता है, बखूबी करता है। और बड़ी बात यह है कि अब यह भारतीय सेना का हिस्सा बन चुका है और चीन से लेकर पाकिस्तान तक की सीमाओं पर तैनात है। इसकी खासियत क्या है, आपको दिखाते हैं। पहले देख लीजिए ये तस्वीरें, साथ साथ इस बड़ी सी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये सैनिक ही है, रोबोटिक। ये मार सकता है, लेकिन खतरा है इसको बेहद कम, क्योंकि जिंदगी तो जाएगी नहीं। और इसमें कोई टेक्निकल इशू होता है, तकनीकी समस्या होती है, तो उसे तुरंत ठीक कर लिया जाएगा। तो ये हो गई एक बड़ी बात। वो देख रहे हैं ना, तिरंगे का बैंड ये सैनिक लगाकर हाथों पे घूम रहा है। आधुनिक, अत्याधुनिक ये हथियार से लैस है, पूरी तरह से चल रहा है, चल फिरने में सक्षम है। अब ये सैनिक जो है दुश्मनों पर कड़ा प्रहार करेगा, फायरिंग करेगा, सरहद पर करता है निगरानी। म्यूल की रेंज कितनी है? करीब 10 किलोमीटर। हर मौसम में दिन रात करता है ये काम। पथरीले रास्ते हो, सीढ़ी हो, कहीं भी ये चलेगा। अब तस्वीरें भी देखते रहिए, जानकारी भी सुनते रहिए। रोबोटिक म्यूल यानी बगैर इंसानी दखल के सीमा पर तैनात जवान की जरूरत भारत जैसे देश के लिए ज्यादा है, जिसको पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मिले हों, चीन जैसे पड़ोसी हों, बांग्लादेश भी है, तनातनी तो रहती ही है। और हां, पाकिस्तान से याद आया कि जिस FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिश से पाकिस्तान को विदेशी मदद मिलती है, उसने भी 55 दिन बाद ही सही पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर माना है कि यह बगैर टेरर फंडिंग के संभव नहीं है। तो सवाल है कि पाकिस्तान की टेरर फंडिंग रोकने के लिए FATF उसको ग्रे लिस्ट में डालेगा या सिर्फ पाखंड वाला प्रवचन ही देता रहेगा।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत ने 4 प्रमुख बातें कही थीं। नंबर 1, इस आतंकी वारदात को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। नंबर 2, उन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नंबर 3, लेकिन भारत एक एक आतंकी हत्या का हिसाब चुकाएगा। और नंबर 4, दुनिया पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद देती है उसका इस्तेमाल वो आतंकी वारदात को अंजाम देने में करता है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। जो बात हिंदुस्तान पहले दिन से कहता रहा, अब वही बात करीब 55 दिन बाद उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने कही है, जिसकी रेटिंग से तय होता है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। FATF का कहना है कि पहलगाम का हमला बिना पैसों की मदद के मुमकिन नहीं था। लेकिन जो बात FATF ने नहीं कही लेकिन कहनी चाहिए थी, वो आप सुन लीजिए। नंबर 1, बहुत देर से FATF को एहसास हुआ है कि पहलगाम के आतंकी हमले में टेरर फंडिंग हुई है। नंबर 2, लेकिन पाकिस्तान टेरर फंडिंग नहीं कर पाता अगर FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में रखा होता, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को वित्तीय मदद पर नजर रखने का काम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ही है। नंबर 3, भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद FATF ने पाकिस्तान की मदद ही की और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए बदनाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। इसलिए FATF के बयान में 16 आने सच्चाई के बावजूद ये उसका पाखंड दिखता है। ये बयान अभी भी स्ट्रॉन्ग इनफ, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि ये एक सिर्फ इंडिकेटिव पॉइंट किया गया है कि हाँ, टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग के बिना नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गवर्नमेंट के साइड से टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। तो अभी भी ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हाँ, कुछ तरह से तो बढ़ेंगी, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना हमें चाहिए। दरअसल 2022 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। इससे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन को काफी मदद मिल गई। लेकिन अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बुद्धि खुली है तो उसका ये बयान भारत के लिए काफी अहम हो गया। FATF ने अपने बयान से पाकिस्तान पर भारत के पक्ष की पुष्टि कर दी है। FATF के बयान से आतंक को फंडिंग पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। अब भारत का पाकिस्तान के आतंक पर बहुआयामी फंड के इस्तेमाल पर बने डोजियर का वजन बढ़ जाएगा। FATF ने अपने ही बयान से दगाबाजी नहीं की तो पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में जा सकता है। इससे पाकिस्तान की आतंक की फंडिंग की कमर टूट सकती है। लेकिन यह सवाल अब भी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करेगा क्या? हो सकता है कि पाकिस्तान की जो मुश्किलें बढ़ेंगी इससे, क्योंकि अगर FATF फिर से ग्रे लिस्ट पर रख देता है पाकिस्तान को, तो इस पे जो पाकिस्तान पे जो लगाम लगनी चाहिए वो लगेगी। तो मेरे विचार में ये FATF का अच्छा कदम होगा। वैसे दुनिया के तमाम वित्तीय संगठनों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जिस वक्त भारत पहलगाम पर हुए पाकिस्तान के आतंकी हमले के दर्द को झेल रहा था, उसी वक्त IMF ने पाकिस्तान को $760 मिलियन का कर्ज दे दिया। पाकिस्तान को विश्व बैंक से भी $20 अरब का पैकेज दिए जाने की बात सामने आ रही है। इससे पहले हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC और विश्व बैंक ने पाकिस्तान में एक प्रमुख खनन और संसाधन विकास के नाम पर $700 मिलियन के रियायती लोन को मंजूरी दे भी दी है। वहीं इसी महीने की शुरुआत में एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भी पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। तो ये सवाल अपनी जगह है कि क्या FATF वाकई पाकिस्तान को आतंकी देश मानकर मदद पर लाल झंडी लगाएगा, या फिर हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं? थोड़े दिन में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।
चलिए अब आप सभी को हम बिहार लिए चलते हैं। बिहार की खबर बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, बिहार के लिए ये चुनावी साल है, वैसे तो चुनावी दांवपेच की एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ राजनीति नहीं है भैया, बल्कि सौंदर्य की भी बाहर है। वह ऐश्वर्या राज हैं। ऐश्वर्या राज को मिसेस बिहार चुन लिया गया है, जो कि बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत सिंह की पत्नी है। ये रही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इस प्रतियोगिता में ऐश्वर्या राज का आत्मविश्वास, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंस, और व्यक्तित्व सबसे अलग है। बताया जा रहा है ऐसा। पारंपरिक परिधान में बिहार की सांस्कृतिक गरिमा को पेश करते हुए उन्होंने मंच पर सबको इंप्रेस किया, प्रभावित किया। प्रतियोगिता के सवाल जवाब के सेशंस में ऐश्वर्या ने महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में उनके बदलते रोल पर खुलकर बात की। अब उनके जवाबों ने न सिर्फ निर्णायकों बल्कि दर्शकों का भी दिल जीत लिया। ऐश्वर्या के पति भोजपुर के बड़हरा सीट से विधायक हैं, लेकिन मिसेस बिहार 2025 का ताज जीतने वाली ऐश्वर्या राज अब न सिर्फ भोजपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का प्रतीक बन गई हैं। वैसे महंगी गाड़ियों की शौकीन हैं ऐश्वर्या के इंस्टाग्राम पर 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और अब जरा सुन लेते हैं कि अपनी इस कामयाबी पर ऐश्वर्या का रिएक्शन क्या है, कहती क्या है। कभी आपने सोचा था कि आप मिसेस बिहार बनेंगी? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था, बट शौक था कि कभी कुछ ऐसा अचीव करूं जो प्रेरणादायी हो। कहाँ से आपको प्रेरणा मिला मॉडलिंग का? जी, मैंने स्पेसिफिक सिर्फ मॉडलिंग के बारे में नहीं सोचा था। जैसा कि सब लोग जान भी रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मैं स्पोर्ट्स प्लेयर थी, तो मैं स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी इंथुजियास्टिक थी। बट आफ्टर मैरिज अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करने का, तो फिर मैंने इसी को एक मौका समझकर इसी में नाम हासिल करने की कोशिश की। कितनी मेहनत की उसके बाद आप यहाँ पहुँची हैं? जी, मेहनत तो लगी है, बहुत एफर्ट लगे हैं, फैमिली सपोर्ट भी लगा है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स पैकेज है। और हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट था बच्चे के साथ, फैमिली के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना, बट हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया। वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग चला 1 वीक का, जिसमें हमें कैट वॉक्स और कुछ सेशंस दिए गए, तो वो हमने सीखा है। तो मेहनत यहाँ लगी थी काफ़ी, क्योंकि ये फुल डे ही लग जाता था इसमें। एक बच्चा है मेरा 3.5 साल का, अविश नाम है उसका। और इन सारी चीज़ों के साथ मैंने जब ऑडिशन दे दिया था तो ये थोड़ा पैशनेटिंग हो गया था। मैंने हस्बैंड से भी बोला कि आप मुझे ये करना है, आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने बोला अगर आपको लगता है आप कर सकती हैं तो आप आगे बढ़िए। तो मैंने पार्टिसिपेट किया और अचीवमेंट मिली मुझे। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर या इधर उधर सवाल भी उठा रहे हैं कि पति इनके विधायक हैं, इसलिए इनको मिसेस बिहार चुन लिया गया है। चलिए, ये बात होगी सौंदर्य की। अब जरा बिहार की चुनावी राजनीति की बात कर लेते हैं। बिहार में राजनीति अब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के नाम पर गरमाने लगी है, जहां भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अंबेडकर का अपमान किया है। इसके लिए आज पटना की सड़कों पर लालू तेजस्वी से माफी की मांग वाले पोस्टर्स भी चिपकाए गए, लेकिन तेजस्वी तंज कर रहे हैं कि नीतीश सरकार में एनडीए तो बिहार में दामाद और पत्नी आयोग पर काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ग्यारह जून को लालू यादव के जन्मदिन को आरजेडी ने काफी धूमधाम से मनाया, लेकिन इस तस्वीर ने आरजेडी को विरोधी दलों के चक्रव्यूह में घेर दिया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लालू यादव के पैर के पास कोई समर्थक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर खड़ा है। चुनावी साल में बीजेपी ने कैसे इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया है, इसको आप इन पोस्टर से समझ सकते हैं। मंगलवार की सुबह पटना में सड़क किनारे की दीवारें ऐसे पोस्टर से पटी हुई थीं। पोस्टर में लिखा गया है, बाबा साहब का किया अपमान, 7 दिन होने को है, कब माफी मांगेंगे लालू तेजस्वी, दलित विरोधी राजद के कारनामे जानने के लिए स्कैन करें। तो यहाँ पर एक स्कैनर दिया गया है और इस स्कैनर को भी हम स्कैन करने वाले हैं। आप देखिए कि इस स्कैनर को हमने स्कैन किया तो एक वेबसाइट यहाँ पर खुल रहा है, और वेबसाइट पे भी जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल को इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। बीजेपी एक तीर से 4 निशाने लगाना चाहती है। सबसे पहले यह साबित करना चाहती है कि सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले लालू यादव के दिल में सामाजिक न्याय के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर के लिए कोई जगह नहीं है।
दूसरे, माफी की मांग तेजस्वी से करके वो ये बताना चाहती है कि तेजस्वी भी लालू के ही नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। तीसरा, स्कैन के बहाने बीजेपी लालू राबड़ी राज की याद दिलाना चाहती है, जिसे जंगल राज बताती रही है। और चौथा निशाना दलित वोटों पर है, जिनको अपने पक्ष में लामबंद करना चाहती है, जिनकी आबादी बिहार में करीब 19% है। पटना की सड़कों पर जनता के द्वारा जो पोस्टर लगे हैं वो सिर्फ पोस्टर नहीं है, बल्कि दलित समाज की पीड़ा और जनाक्रोश की तस्वीर है। बाबा साहेब के अपमान को 7 दिन हो गए, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अब तक माफी मांगने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। ये केवल राजनीतिक असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि दलित समाज के आत्मसम्मान पर खुला प्रहार है। बिहार में इस साल के आखिर में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें एक तरफ एनडीए है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास पासवान और हम जैसी पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां हैं। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी है और चौथी तरफ केजरीवाल की पार्टी भी दम ठोक रही है कि वो अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, और वो भी बिहार की सभी 243 सीटों पर। यानी कांग्रेस ने दिल्ली में आपका खेल बिगाड़ा, तो संभव है कि आप इस इरादे से उतरे कि बिहार में वो कांग्रेस और उनसे हाथ मिलाने वाले तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकती है। आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय केजरीवाल जी ने जो निर्देश दिया है, उसके हिसाब से हम सारी सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। इससे इंडिया गठबंधन में कहीं टूट नहीं होगी, जिस तरह से दिल्ली में नुकसान हुआ आप लोग को अकेले अकेले लड़ने में? देखिए, ऐसा है कि हमारी प्रतिबद्धता लोगों के प्रति है, जनता के प्रति है। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन था, क्योंकि केंद्र की जो सरकार थी उस वक्त, उस सरकार ने 10 साल में अपने किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए थे। भारी असंतोष था जनता के मन में उनके खिलाफ, तो वो लोकसभा चुनाव के लिए था। वैसे ये लड़ाई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी ही दिखती है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इस बीच जेडीयू के अंदर से ये मांग और तेज होती जा रही है कि लालू पुत्र तेजस्वी की तरह ही नीतीश पुत्र निशांत भी चुनावी राजनीति में उतरें। तेजस्वी को भी मौका मिला है कि वो बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए के वंशवाद पर हमला बोलें। बिहार के लिए निशांत जरूरी है, इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि निशांत आवे आगे। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जितना विकास किया, विकास की जो एक कड़ी परंपरा उन्होंने प्रारंभ किया है, इसको आगे ले जाने के लिए निशांत जरूरी है। और हम लोगों ने ये डिमांड, हम लोगों की इच्छा है, सांसद कौशलेंद्र जी ने भी यह डिमांड रखा और मैं भी रखा हूँ, और मुझे जानकारी है कि सारे विधायकों की इच्छा है कि निशांत जी सामने आवे। परिवारवाद की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी जरा आए, देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही है, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए, मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे अपनी कमीज को दूसरों से ज्यादा सफेद बताने का चलन भी तेज होता जाएगा। पटना से शिवम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब जरा ये भी देख लीजिए कि कैसे आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी करके एनडीए नेताओं के दामादों पर तंज कसा है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में कई आयोग का गठन किया है, जिनमें एनडीए के नेताओं के दामादों को उसका मेंबर बनाया गया है। अब उन आयोग में आपको हम डिटेल्स दें, लेकिन पहले थोड़ा सुन लीजिए। मांझी जी, चौधरी जी और साथ में पासवान, गरीबों को छोड़कर रखे दामादों का ध्यान। इनकी हिम्मत की खुद लालच भी देता, देखो दादे अमाद, दामाद 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 दामाद। जी हाँ, तो दामाद को लेकर यह तंज किया गया है। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में कई आयोगों का गठन किया, जिनमें एनडीए के नेताओं के दामादों को उसका मेंबर नियुक्त किया गया, और उन आयोग में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के दामाद
सयान कुणाल को भी मेंबर बनाया गया है। जी हां, और उसी तरह रामविलास पासवान के दामाद जो हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जीजा मृणाल किशोर को भी सदस्य बनाया गया है और साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को भी सदस्य बनाया गया है। अब आप देख भी रहे हैं एक तरफ तस्वीर, इस वीडियो में कैसे आरजेडी ने तमाम एनडीए नेताओं को अपने दामाद और जीजा जी के साथ हंसते नाचते खुश होते दिखाया है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, शिलांग के सोहरा हिल्स में हुए राजा हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। जब राजा की हत्या हुई, सोनम मौके पर मौजूद थी। एक डायरेक्टर की तरह जो सोनम है, सोनम के इशारे पर ही उसके 3 मोहरों ने राजा पर एक के बाद एक 3 प्रहार किए और 3 प्रहार में राजा ढेर हो गया और उन्होंने उसे उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। राजा हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस मंगलवार को क्राइम सीन पर पहुंची। यहां हत्या की वारदात का रिक्रिएशन किया गया। सुबह से ही शिलांग के सोहना हिल्स इलाके में गहमा गहमी नजर आ रही थी। शिलांग पुलिस का काफिला आरोपियों को मौकाए वारदात पर लेकर पहुंचा। आरोपियों को उस पहाड़ी पर ले जाया गया जहां उन्होंने राजा की हत्या की थी। एक पुलिसकर्मी ने राजा की भूमिका निभाई। आरोपियों से वो एक एक डिटेल पूछी गई जो हत्या वाले दिन हुई थी। जो मर्डर हुआ था यहीं पे हुआ था, आप देख सकते हैं वहाँ पे अब क्राइम सीन रिक्रिएशन हो रहा है, जहाँ पे कि जो आरोपी हैं, सभी आरोपी जो है सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी तीनों को वहाँ पे लाया गया है और उनके साथ पूछताछ की जा रही है। उनको पूछा जा रहा है कि कहाँ से फेंका था आपने, यहाँ पे कहाँ पे मारा था और इसके बाद आपने कहाँ पे बॉडी फेंकी थी। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि हत्या एक हथियार से नहीं बल्कि 2 हथियारों से की गई थी। आज जब क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ तब पुलिस को ये पता चला कि 2 दाव से प्रहार किया गया है। पहला दाव को रिकवर कर लिया गया है, पहला जो मर्डर वेपन को रिकवर कर लिया गया है, मगर दूसरा मर्डर वेपन को रिकवर करने के लिए भी ऑपरेशन चल रहा है। ये वो डीप गॉर्ज है, 450 फीट नीचे गिरा था राजा का शव और यहाँ से वो बरामद हुआ था। मगर सबसे बड़ी बात है कि 2 मर्डर वेपन थे, अब तक पुलिस को यही पता था कि एक है। तो इस तरह से क्राइम सीन रिक्रिएट करते हुए जिस समय ये अपराध किया गया था मई के 23 तारीख को, उसी समय अब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। क्राइम रिक्रिएशन के बाद शिलांग पुलिस ने मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्राइम रिक्रिएशन के बारे में जानकारी दी। साथ ही राजा की हत्या को लेकर कुछ अहम खुलासे किए। वारदात के समय राजा पर 3 वार किए गए थे। विशाल ने राजा पर हमला किया। हत्या के समय सोनम मौके पर मौजूद थी। तीनों आरोपियों ने मिलकर बॉडी को फेंका। हत्या में 2 हथियारों का इस्तेमाल हुआ। एक हथियार बरामद हो चुका है, दूसरा ढूंढा जा रहा है। राज सोची समझी साजिश के तहत नहीं आया। शिलांग पुलिस का दावा है कि राजा पर हत्या के दौरान घटित हुई घटनाएं सोनम के इशारे पर हो रही थी। सोनम मौकाए वारदात पर मौजूद थी और तीनों आरोपियों को समय समय पर बता रही थी कि अब आगे क्या करना है। इसलिए शातिर सोनम तक पहुंच पाना पुलिस के लिए भी आसान नहीं रहा। पुलिस ने सोनम और अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए 7 तरकीब निकाली। इसलिए शातिर सोनम तक लापता होने पर पुलिस ने निकाली सीडीआर से पता चला कि सोनम के साथी कौन है। टावर डंप, सभी कंपनियों के टावर की सीडीआर निकलवाई। टावर डेटा लोकेशन से सामने आए हजारों कॉल। मोबाइल नंबर सीरीज के आधार पर छाटे गए राज्य के नंबर, सीरीज से पता किए गए एमपी के नंबर। जीपीएस इन्वेस्टिगेशन, डिवाइस की सटीक लोकेशन मिली। स्कूटर में लगे जीपीएस से मिली लोकेशन। सोशल मीडिया फॉरेंसिक जांच, हनीमून के फोटो की छानबीन, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होने से मिला क्लू। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा, बैंक अकाउंट डिटेल से बढ़ा संदेह। सीसीटीवी फुटेज, सोनम का सीसीटीवी वीडियो मिला, संदिग्धों के साथ दिखी सोनम। इधर मेघालय सरकार ने पूरे राज्य में निजी वाहन के व्यावसायिक उपयोग पर बैन लगा दिया है। सरकार के मुताबिक पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। राजा हत्याकांड में भी रेंट पर स्कूटी लेकर घूमने का मामला निकलकर सामने आया था। एनडीटीवी के लिए रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। और अब चलते चलते बुलेटिन के आखिर में एक खास बात जो आपके काम आएगी। वॉर एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। उन्होंने कहा है कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने युद्ध जीते हों
जिन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया हो और बड़ी आसानी से अपनी मंजिलों को तय किया हो। उनमें 2 गुण होते हैं, सुनिएगा। वो समय और सब्र, पेशेंस की और टाइम की अहमियत बखूबी समझते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। तो हम भी इज्जत करना शुरू करें, आप भी करना शुरू करें। उम्मीद करते हैं कि मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, कामयाबी मिलेगी। चलिए, तो आज के इस सफर में, आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आज के लिए इजाजत। मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे और रात 9 बजे, उससे पहले ही हो जाएगी। लेकिन खबरें एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी हैं, इसलिए आप बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत आभार। नमस्कार सभी को।